एलिजाबेथन पीरियड में विलियम शेक्सपियर के समकालीन एक प्लेराइट, ड्रामेटिस्ट, नाटककार हुए हैं जो कि उस समय के यूनिवर्सिटी विट्स, जो कुछ नाटककारों का समूह था जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे, उनमें से एक थे। उनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो था। क्रिस्टोफर मार्लो विलियम शेक्सपियर के पूरी तौर पर समकालीन थे, अर्थात 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है और 1564 में ही फरवरी 1564 में क्रिस्टोफर मार्लो का भी जन्म होता है। 1564 से 1593 यानी 1564 टू 1593 एक क्रिस्टोफर मार्लो की जीवन अवधि है। इस प्रकार क्रिस्टोफर मार्लो को बहुत ज़्यादा जिंदगी नहीं मिली थी। इतने अल्प वयस में, इतनी कम आयु में, या आप कहेंगे इतनी कम जीवन काल में क्रिस्टोफर मार्लो का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने एलिजाबेथन रिनेसा समय में जो इंग्लिश प्लेस थे उनके विकास में एक बड़ा योगदान दिया है। आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के संबंध में कुछ सामान्य तथ्य पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति डॉक्टर फास्टस का विशद अध्ययन करेंगे। डॉक्टर फास्टस के 5वें एक्ट के कोरस या इपीलॉग में कुछ पंक्तियां हैं। कट इज द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट एंड बर्न्ड इज अपोलोज laurel bow that sometime grew within this learned man। यानी डॉक्टर फास्टस बहुत ही एम्बिशस था। जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी असामयिक मृत्यु होती है, तो उसकी जो बहुत सी प्रतिभा थी वे उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं। उसी तरह क्रिस्टोफर मार्लो जो अत्यधिक प्रतिभावान थे, वे अपनी असामयिक मृत्यु के साथ अपनी प्रतिभा के प्रति न्याय नहीं कर पाए। तो यद्यपि ये पंक्तियाँ डॉक्टर फास्टस के बारे में इपीलॉग कोरस में कही जाती हैं, लेकिन ये पंक्तियाँ डॉक्टर फास्टस की ही तरह क्रिस्टोफर मार्लो पर उपयुक्त बैठती हैं। क्रिस्टोफर मार्लो रिनेसा के समय के इंडिविजुअलिज्म या उस समय जो एक रिनेसा स्पिरिट थी, रिनेसा की एक चेतना थी जिसमें एम्बिशन या महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण तथ्य था, और इस महत्वाकांक्षा की जो चेतना थी उसका प्रतिनिधित्व क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज भी करते हैं और क्रिस्टोफर मार्लो खुद भी करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो ने ट्रेजेडीज ही लिखी हैं, उन्होंने कोई कॉमेडी नहीं लिखी है, और एक ऐतिहासिक नाटक हिस्टोरिकल प्ले एडवर्ड सेकंड भी लिखा है। आए हम क्रिस्टोफर मार्लो के संबंध में कुछ तथ्य और देखें। वन ऑफ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट्स, यूनिवर्सिटी विट्स, ही स्टडीड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
शेक्सपियर से पहले नाटककारों का एक समूह था जो काफ़ी पढ़े लिखे थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के परास्नातक हुआ करते थे या स्नातक हुआ करते थे। उन नाटककारों में क्रिस्टोफर मार्लो भी एक थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के परास्नातक थे। क्रिस्टोफर मार्लो की ब्लैंक वर्स की जो काव्य पंक्तियाँ हैं वे अप्रतिम हैं और मार्लो की काव्य पंक्तियों को माइटी लाइन्स ऑफ मार्लो कहा जाता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो वन ऑफ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट्स यूनिवर्सिटी विट्स। डॉक्टर फास्टस रिप्रेजेंट्स रिनेसा स्पिरिट। डॉक्टर फास्टस बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत ही एम्बिशियस है और वह रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं डरता है। यद्यपि उसके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। तो ये बात जो है ये रिनेसा स्पिरिट को वो रिप्रेजेंट करता है। In 1583, when Marlowe was 23 years, he produced टैम्बरलैन। तो मार्लो की जो पहली कृति थी वो टैम्बरलैन थी। टैम्बरलैन वही तैमूर के ऊपर थी, टैम्बरलैन, और इसे उन्होंने 1583 में लिखा था जब वे केवल 23 साल के थे। मार्लोज ट्रेजेडी वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी। तो जो मार्लो ने ट्रेजेडी लिखी हैं वे ट्रेजेडी शेक्सपियर की ट्रेजेडी या अन्य ट्रेजेडी से थोड़ी सी भिन्न है। मार्लो की ट्रेजेडी वन मैन टाइप ट्रेजेडी होती हैं, यानी उनमें केवल एक व्यक्ति होता है जो पूरी कहानी को चलाता है। मार्लोज ट्रेजेडी मार्लोवेस्क ट्रेजेडी वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी। तो जो मार्लोवेस्क ट्रेजेडी होती हैं वो वन मैन टाइप ऑफ ट्रेजेडी होती हैं। लाइक टैम्बरलैन, डॉक्टर फास्टस इज लैकिंग इन ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन। जो डॉक्टर फास्टस है इस प्ले में जो एक्ट्स हैं वे बहुत ही सुसंगठित या ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। जैसे कुछ एपिसोड्स, कुछ घटनाएं इकट्ठा करके रख दी गई हों, वैसे ही जो डॉक्टर फास्टस है उसका जो ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सुव्यवस्थित या वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। Milton's Satan suggests that the author of Paradise Lost used Dr. Faustus। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के जो पहली बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें बहुत सी पंक्तियां हैं जो डॉक्टर फास्टस के ब्लैंक वर्स से समानता रखती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मिल्टन ने डॉक्टर फास्टस से प्रेरणा ली थी, डॉक्टर फास्टस से वे इंस्पायर हुए थे। शेक्सपियर रिमेंबर्स मार्लो एज डेड शेफर्ड इन हिज प्ले एज यू लाइक इट। मार्लो का उल्लेख विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट में डेड शेफर्ड के रूप में करते हैं। 1588 डॉक्टर फास्टस रिटेन 1604 डॉक्टर फास्टस
published the A text. 1616 Dr. Faustus published the B text. 1633 the Jew of Malta published. 1592 the Jew of Malta written. 1593 Edward II written. तो यहाँ पर 1587 में इन्होंने अपनी पहली कृति टैम्बरलैन जो कि ट्रेजेडी है लिखा था। 1588 यानी 1587 में टैम्बरलैन लिखी गई थी। 1588 में डॉक्टर फास्टस लिखी गई थी। 1592 में द ज्वेल ऑफ माल्टा लिखी गई थी। 1593 में एडवर्ड II लिखी गई थी। 1593 में ही इनकी हत्या या डेथ हो गई थी। और जो डॉक्टर फास्टस है इसका जो बी टेक्स्ट है वो 1616 में पब्लिश हुआ था, यानी जिस साल शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी। Nothing so sweet as magic is to him, which he prefers before his chiefest bliss, and this the man that in his study sits. Nothing so sweet as magic is to him. डॉक्टर फास्टस उस बहुत बड़े एम्बिशियस व्यक्ति की कहानी है जो कि सब कुछ पा लेना चाहता है और इसके लिए वह ब्लैक मैजिक का उपयोग करने से भी नहीं हिचकिचाता है। वो ब्लैक मैजिक सीखता है क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी है और वह सब कुछ पाना चाहता है। इस ब्लैक मैजिक के चक्कर में यद्यपि उसको उसकी महत्वाकांक्षा की तुष्टि होती है, उसकी महत्वाकांक्षा संतुष्ट होती है, लेकिन बाद में वह नरक में एक इटर्नल डैमनेशन में चला जाता है, यानी उसे नरक में डाल दिया जाता है और हमेशा के लिए पतित हो जाता है। तो इस व्यक्ति की इस महत्वाकांक्षा की एक कहानी है डॉक्टर फास्टस, और इस डॉक्टर फास्टस के जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। डॉक्टर फास्टस ड्रामेटिक पर्सनी। तो इसका पहला कैरेक्टर फास्टस प्रोटेगोनिस्ट है, अ स्कॉलर एंड प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग। वाल्डीज कॉर्नेलियस फ्रेंड्स टू फास्टस। वाल्डीज और कॉर्नेलियस ये डॉक्टर फास्टस के दोस्त हैं और जो ब्लैक मैजिक डॉक्टर फास्टस इन्हीं से सीखता है। एक कुख्यात हैं और लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर फास्टस ब्लैक मैजिक काला जादू या नेक्रोमेंसी इन्हीं से सीखता है। वाल्डीज कॉर्नेलियस। वैगनर डॉक्टर फास्टस का नौकर है। वैगनर डॉक्टर फास्टस का नौकर है। सर्वेंट टू फास्टस। लूसीफर द प्रिंस ऑफ हेल। जो सैटन है प्रिंस ऑफ हेल, जो फॉलन एंजल है, ये लूसीफर है। बिलजेबब द लेफ्टिनेंट ऑफ लूसीफर। मेफिस्टोफिलिस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लूसीफर बिलजेबब। मेफिस्टोफिलिस जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है क्योंकि लगातार फास्टस के साथ रहता है और इसका एक प्ले में ये फास्टस के साथ बाद के अंकों में लगातार मिलता है। मेफिस्टोफिलिस। पोप का एक दृश्य आता है। कार्डिनल ऑफ लोरेन का एक दृश्य आता है। द एम्परर ऑफ जर्मनी, द ड्यूक ऑफ वान होल्ट, क्लाउन, रॉबिन, राल्फ, विंटर, हॉर्स कोर्सर, ए नाइट, एन ओल्ड मैन, scholars, friars and attendants।
इन सब के दृश्य आते हैं। गुड एंजल, बैड एंजल, ये बार बार आते हैं। ये डॉक्टर फास्टस के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को प्रदर्शित करते हैं। गुड एंजल उन्हें नेक्रोमेंसी या ब्लैक मैजिक की तरफ जाने से रोकता है। गुड एंजल कहता है कि ये जो काला जादू है इसके चक्कर में न पड़ो। बैड एंजल काले जादू की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है कि क्राइस्ट गॉड की वर्शिप से क्या फ़ायदा है, जो सेटन है, जो लूसीफर है, इनकी वर्शिप करो, जो क्राइस्ट है इनकी वर्शिप न करो, बाइबल को न पढ़ो, स्क्रिप्चर्स को बिल्कुल न देखो, और जो ब्लैक मैजिक है, नेक्रोमेंसी है, उसको सीखो। द 7 डेडली सिंस का दृश्य आता है। 7 डेडली सिंस कैथोलिक क्रिश्चियंस में 7 जो है बुरी आदतें होती हैं, 7 पाप होते हैं। उसमें ग्लटनी भी होती है, पेटूपन होता है, लेचरस होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उन 7 जो सिंस हैं, जो पाप हैं, उनका दृश्य आता है। जो शुरुआत में प्लेज लिखे जाते थे रिनेसा के पहले, यानी जब इंग्लिश प्लेज की उत्पत्ति हुई थी, तो मोरल्टी प्लेज थे, और तो उनमें 7 डेडली सिंस की स्टोरी सुनाई जाती थी। तो इस तरह डॉक्टर फास्टस को मोरल्टी प्ले भी कहा जाता है। तो जब ये कहा जाता है कि डॉक्टर फास्टस मोरल्टी प्ले क्यों है, तो वहाँ पर द 7 डेडली सिंस की बात आती है। डेविल्स स्पिरिट्स इन द शेप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑफ हिज पैरामूर एंड ऑफ हेलेन। एक हेलेन का दृश्य आता है, और हेलेन से डॉक्टर फास्टस बहुत प्रभावित होता है। कोरस, तो कोरस प्ले के प्रारंभ में भी है, प्ले के अंत में भी है, और जो एक्ट्स चालू होते हैं उनमें भी कोरस है। कोरस की परंपरा ग्रीक ट्रेजेडी में थी, और उसी से वह इंग्लिश ट्रेजेडी में भी आई थी। बाद में कोरस का उपयोग कम कर दिया गया। तो इस तरह जो डॉक्टर फास्टस है, वह जो इंग्लिश ट्रेजेडीज होती हैं उनमें एक प्रारंभ की ट्रेजेडी है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेजेडी है। यद्यपि इसमें डॉक्टर फास्टस में कोई प्रमुख स्त्री पात्र नहीं है। डॉक्टर फास्टस क्रिस्टोफर मार्लो 1564-1593। तो डॉक्टर फास्टस के प्लॉट की स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो इसमें परंपरा के अनुसार जैसे 5 एक्ट होते थे, वैसे 5 एक्ट्स हैं। एक्ट फर्स्ट, प्लॉट, द प्रोलॉग स्पोकन बाय द कोरस। तो जो पहला एक्ट है वो प्रोलॉग से चालू होता है, और कोरस में प्रोलॉग बोला जाता है। फास्टस इज सिटिंग इन हिज रीडिंग रूम and speaking to him. He has gained mastery over many subjects. He is to decide about his future course of studies. He seeks the help of Valdez and Cornelius. He seeks the help of वाल्डीज एंड कॉर्नेलियस। यानी कि जब पहले तो प्रोलॉग होता है, यानी कोरस होता है। कोरस में बताया जाता है कि आज हम डॉक्टर फास्टस, जो एक एम्बिशस, सुपर एम्बिशस व्यक्ति था, और जिसकी जो पतन है वो इकारस की तरह उसी अत्यधिक एम्बिशन के कारण हुआ है, अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण हुआ है, उसके प्ले को प्रस्तुत करेंगे। ये तो कोरस में था।
अब जब प्ले प्रारंभ होता है तो हम देखते हैं कि वो अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ है और खुद से बोल रहा है। तो इसमें सॉलिलॉक्यूज हैं। डॉक्टर फास्टस खुद से बहुत बातें करता है। वह जो है स्कॉलर है, बहुत ही पढ़ने वाला व्यक्ति है, बहुत ही महत्वाकांक्षी है, रेनेसा स्पिरिट को शो करता है, लेकिन एकाकी या मेलनकोलिक नेचर का भी है, कम से कम एकाकी प्रवृत्ति का है। तो खुद से बातें करता है, खुद से बोलता है। तो he has gained mastery over many subjects. He is to decide about his future course of studies. अब उसको इस बात का तनाव है कि वह किस विषय को कैरियर बनावे, किस विषय को जीवन वृत्ति बनाए या किस विषय में वो ज़्यादा गंभीर अध्ययन करे। तो इसके लिए वो वाल्डीज और कॉर्नेलियस, जो कि दो ब्लैक मैजिसिस्ट हैं, ब्लैक मैजिशियन हैं, जो काले जादू के विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाता है। He decides to study नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक। तो नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक को फॉलो करने को वो डिसाइड करता है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज हार्ट। इससे उसके दिल में, उसके मन में बहुत ही उथल पुथल मचती है। एक मन में संघर्ष होता है और एक गुड एंजल्स और बैड एंजल्स के माध्यम से दिखाया गया है। गुड एंजल्स एंड बैड एंजल्स कम, गुड एंजल एंड बैड एंजल कम। मेफिस्टोफेलिस reappears in the guise of a फ्रांसिसन फ्रायर। तो एक मेफिस्टोफिलिस है। तो जब वाल्डीज और कॉर्नेलियस उसे जादू करने के बारे में बताते हैं तो वह उन जादू की किताबों से आवाहन करता है। ही इन्वोक्स, और उसके आवाहन से मेफिस्टोफेलिस आता है। तो वो बहुत ही बदसूरत डेविल है। तो फास्टस उसे झड़कता है और उससे कहता है कि ठीक ठाक एक साधु की ड्रेस में आओ। तो वो फ्रांसिस्कन फ्रायर लोग प्रीस्ट टाइप होते हैं। तो फ्रांसिस्कन फ्रायर की ड्रेस में आता है, दोबारा आता है मेफिस्टोफेलिस। और ये मेफिस्टोफेलिस बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। फास्टस tells Mephistopheles that he is ready to surrender his soul to the devil on condition that he is permitted to live for 24 years, leading a life full of unbridled sensuous pleasures, with Mephistopheles as his constant companion to carry out all his orders and fulfill all his desires। तो फास्टस जो है वो मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि जो डेविल या जो शैतान ने उसे शर्त रखी है कि उसे अपनी जो सोल है उसको देना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। तो वह 24 साल की मौज मस्ती के लिए, 24 साल की अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी सोल को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये एक्ट फर्स्ट में था। एक्ट सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट इन द हार्ट ऑफ फास्टस, गुड एंजल एंड बैड एंजल अपीयर। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके मन में संघर्ष होता है और गुड एंजल और बैड एंजल आते हैं। फास्टस एक्सेप्ट्स द टर्म्स ऑफ लूसीफर एंड राइट्स द डीड आफ्टर स्टैबिंग हिज ओन आर्म। फास्टस सरेंडर्स हिज सोल। तो जो लूसीफर है, लूसीफर यानी
हेल का प्रिंस वो खुद आता है और फास्टस से कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा और उस बॉन्ड में आप खून से लिखोगे कि आप जीसस को, क्राइस्ट या गॉड को, स्क्रिप्चर को नहीं मानोगे, आप जो है सेटन की पूजा करोगे। और 24 साल के बाद आपकी सारी 24 साल तक आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। मेफिस्टोफेलिस आपके साथ रहेगा, आप जो चाहोगे वो सारा आपको मिलेगा। लेकिन जैसे 24 साल पूरे होंगे वैसे आपकी आत्मा को इटर्नल डैम्नेशन यानी अनंत काल के लिए हेल में जो है जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अनंतकालीन इटर्नल डैम्नेशन की संकल्पना है कि उसके बाद कभी भी आत्मा मुक्त नहीं होगी। तो जो फास्टस है वो खून से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसके लिए वह अपनी जो आर्म है, अपनी जो बाँह है उसमें छुरा भोंकता है कि खून निकले, लेकिन खून जम जाता है क्योंकि भगवान नहीं चाहता है कि कोई जो है अनंत काल के लिए नरक की यंत्रणा झेले। तो फिर मेफिस्टोफेलिस उसकी बाँह को गर्म करता है जिससे खून पिघल जाता है और वह खून से साइन करता है, हस्ताक्षर करता है बॉन्ड पर। तो फिर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मन में चालू हो जाता है, गुड एंजल या बैड एंजल आते हैं और यहाँ पर जो है एक प्रेरणा होती है कि फास्टस से कि वो भाग जाए, उसने बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन फास्टस उस पर अपनी आत्मा को सौंप देता है सेटन को। Conflict in the heart of Faustus, good angel and bad angel appear. Faustus accepts the terms of Lucifer and writes the deed after stabbing his own arm. Faustus surrenders his soul. Description of hell is Mephistopheles. तो अब यहाँ पर ये फास्टस जानना चाहता है कि हेल क्या है, तो मेफिस्टोफेलिस जो है वो हेल का वर्णन करता है और लगभग वही वर्णन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने किया है। फास्टस वांट्स टू रिपेंट। अब फास्टस उसके बाद उसे पछतावा होता है कि उसने ये क्या किया, उसने अपनी आत्मा को जो है सेटन को क्यों सौंप दिया, तो पछताना चाहता है। लूसीफर कम्स एंड सेज दैट आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट फास्टस हैज नो राइट टू प्रे टू गॉड और क्राइस्ट। तो लूसीफर फिर आता है और वो कहता है कि जब तुमने साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है तुम गॉड या क्राइस्ट की प्रार्थना कर सको। और इसके बाद फास्टस अब परेशान होता है तो उसको खुश करने के लिए जो 7 डेडली सिंस होते हैं, यानी जो बहुत ही घातक पाप होते हैं कैथोलिक्स में, 7 डेडली सिंस वे आते हैं, उनका डांस होता है। यानी जो मॉरलिटी प्ले के जो लक्षण होते हैं, 7 डेडली सिंस वाले जो सीन होते हैं, इसी एक्ट 2 में दिखाए गए हैं। तो डांस ऑफ जो 7 डेडली सिन है वो एक्ट 2 में आता है। एक्ट 3, तीसरा एक्ट, कोरस स्टडी ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ हेवनली बॉडीज। तो इसमें कोरस होता है और उसमें बताया जाता है कि फिर फास्टस एक प्लेन टाइप होता है, उसमें बैठ करके वो सारे हेवनली बॉडीज को देखता है। फास्टस विजिट्स रोम टू सी पोप एंड हिज कोर्ट
इन द फीस्ट ऑफ सेंट पीटर देयर। उसके बाद फास्टस रोम जाता है और वहाँ पर एक फीस्ट चल रहा होता है, एक दावत चल रही होती है, उसमें पोप भी होते हैं। तो वहाँ पर फास्टस जाता है और अदृश्य होकर के कई अजीबोगरीब हरकत करता है। तो एक मज़ेदार इसमें कई सीन हैं और जो पोप से भी संबंधित हैं। एक्ट फोर्थ, कोरस। एम्परर चार्ल्स फिफ्थ इन्वाइटेड हिज टू डिनर टू डिस्प्ले हिज वंडरफुल फीट्स। तो जो चौथा एक्ट है उसके कोरस में बताया जाता है कि जो जर्मनी के एम्परर चार्ल्स फिफ्थ हैं वे फास्टस को डिनर पर इनवाइट करते हैं। वे उससे बहुत ही प्रभावित हैं और वे उसके जो आश्चर्यजनक कारनामे हैं, फीट्स कारनामे, उनको वे चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फास्टस बहुत ही विनम्रता से उनके आमंत्रण को स्वीकार करता है। एम्परर वांट्स टू सी अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड हिज पैरामूर। फास्टस फुलफिल्स हिज डिजायर। तो वे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर को देखना चाहते हैं और फास्टस उनकी डिजायर को पूरा कर देता है। इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वान होल्ट, द डचेस वांट्स फ्रेश ग्रेप्स इन दिस अनलाइकली सीजन। फास्टस फुलफिल्स हर डिजायर। फिर ड्यूक ऑफ वान होल्ट के जो दरबार में जो डचेज होती हैं वो अंगूर चाहती हैं। अंगूर का सीज़न नहीं होता है, लेकिन फास्टस उनकी इच्छा को पूरी कर देता है और वो बताता भी है कि वो कैसे अंगूर उसने प्रोड्यूस करा दिए हैं। एक्ट फिफ्थ, द एक्ट ओपन्स विद द सोलिलोक्वी ऑफ वैगनर, हिज मास्टर इज गोइंग टू डाई सून। तो जो पांचवा एक्ट है वो एक वैगनर की सोलिलोक्वी है उससे प्रारंभ होता है कि उसका जो मास्टर है वो जल्दी ही मर जाएगा, फास्टस जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा मौज मस्ती क्यों कर रहा है। फास्टस हैज ट्रांसफर्ड हिज वर्ल्डली पोजेशन टू हिज सर्वेंट वैगनर। जो फास्टस ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपना जो सब कुछ था, वो वैगनर के नाम कर दिया है, क्योंकि 24 साल पूरे होने वाले हैं और फास्टस को पता है कि अब वो मर जाएगा। तो वो विटेनबर्ग आ गया है और उसने अपना जो सारा अधिकार था, जो सारी संपत्ति थी, उसे वैगनर के नाम कर दिया है। फास्टस कॉल्स अप द स्पिरिट ऑफ हेलन। अब फास्टस जो हेलन की जो स्पिरिट है उसको बुलाता है और जब वो देखता है हेलन को तो आश्चर्यचकित हो जाता है। Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Was this the face that launched 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium? Sweet Helen, make me immortal with a kiss. तो जो डॉक्टर फास्टस है वो हेलन पर मुग्ध हो जाता है और ये लाइन जो है क्रिस्टोफर मार्लो की बहुत ही फेमस हैं, ये एक्ट 5 में ही कही गई हैं। यहाँ पर उसके 24 साल ख़त्म होने वाले हैं और अब वो अपनी जो सेंसुअस है, इच्छाएं हैं, जो भोग विलास की इच्छाएं हैं, उनको पूरी तौर पर पूरा कर लेना चाहता है। फास्टर हैज ओनली 1 hour टू लिव, द क्लॉक स्ट्राइक्स 11, फास्टस इज रेस्टलेस। अब ये फास्टस के जीवन के अंतिम दिन की कहानी आ गई है, यानी 24 साल धीरे धीरे पूरे हो गए हैं और अब फास्टस के पास केवल कुछ घंटे हैं। तो 1 घंटा बचा हुआ है। अब जब 1 घंटा बचा हुआ है तो फास्टस बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत ही बेचैन है, वो बहुत परेशान है। अब वो
सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वो अनंत काल तक नरक में वो पड़ा रहेगा। तो बहुत ही प्रसिद्ध लाइन्स हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि मार्लो ने कही हैं। ये फास्टस खुद ही अपने से बोल रहा है, आह फास्टस, नाउ हैस्ट दाउ but one bear hour to live, and then thou must be damned perpetually. Stand still, you ever moving spheres of heaven, that time may cease and midnight never come. Ah, Faustus, now hast thou but 1 hour, one bare hour to live. यानी फास्टस, अब तुम्हारे पास केवल 1 घंटा जीवित रहने का है। एंड देन दाउ मस्ट बी डॉम्ड परपिचुअली, उसके बाद तुम अनंत काल के लिए नरक में पतित हो जाओगे। स्टैंड स्टिल, यू एवर मूविंग स्फेयर्स ऑफ हेवन, यानी जो आकाशीय पिंड हैं, सूर्य हैं, पृथ्वी हैं, रुक जाओ। दैट टाइम में सीज एंड नाइट नेवर कम, जिससे समय रुक जाए, रात कभी ना आए, क्योंकि 12 बजे रात को उसे जो है उसको उसका बांड पूरा हो जाएगा। तो कहता है कि टाइम में सीज एंड मिडनाइट नेवर कम। द क्लॉक स्ट्राइक्स द हाफ आवर, अब 11:30 बज जाते हैं, यानी अब आधा घंटा जो है उसके पास बचता है। तो वो बहुत ही पछताता है। यहाँ मार्लो ने बहुत ही अच्छे ब्लैंक वर्ड्स लिखे हैं। वो बहुत पछताता है, रोता गाता है कि अब वो मर जाएगा। कमरे में वह अकेला है, सारे लोग उसे छोड़ चुके हैं, उसका नौकर भी उसके साथ नहीं है, और केवल वह अकेला जो है हेलुसिनेशंस में है। वो बड़े बड़े भ्रम हो रही हैं, उसे बहुत बहुत स्पिरिट दिखाई पड़ रही हैं, तो बहुत परेशान है। जस्ट अनदर हाफ एन आवर इज लेफ्ट फॉर फास्टस विदाउट एनी होप फ्रॉम एनी क्वार्टर, केवल आधा घंटा बचा है और उसके पास कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। हिज ओनली डिजायर नाउ इज दैट देयर मे बी सम टाइम लिमिट टू हिज टॉर्चर्स इन हेल, लेट इज बी 1,000 years or even 100,000 years, let it be 1,000 years or even 100,000 years, यानी कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। अब वो केवल इतना चाहता है कि जो हमें परपेचुअली डॉम्ड होना है, अनंत काल के लिए नरक में पड़े रहना है, तो कोई समय की सीमा कर दी जाए। लेट इट बी 1,000 years, 1000 साल कर दिए जाएं, और इवन 100,000 years, या यहाँ तक कि 100,000 साल कर दिए जाएं, लेकिन कोई सीमा कर दी जाए। ये अनंत काल के लिए नरक न हो, एक एक उम्मीद या आशा हो कि 1000 साल 100,000 साल कभी तो मुक्ति मिलेगी। द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, 12 बज जाते हैं। देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग, द डेविल्स इंटर, choke him to death, tear his body to pieces, and snatch away his soul to hell for eternal damnation. तो द डेविल्स एंटर, डेविल यानी जो शैतान है वो प्रवेश करते हैं। चोक हिम टू डेथ, उसका गला दबा देते हैं, वो मर जाता है। टीयर हिज बॉडी टू पीसेज, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। एंड स्नेच अवे हिज सोल टू हेल, उसकी आत्मा को हेल के लिए खींच ले जाते हैं। फॉर इटर्नल डोमिनेशन, और हेल में, नरक में उसे अब अनंत काल के लिए यंत्रणा झेलनी पड़ेगी। फाइनल कोरस, इपिलॉग ऑफ ड्रामा। इट लैमेंट्स फास्टस प्रीमैच्योर डेथ, अब फाइनल कोरस आता है, अंतिम कोरस आता है, जो कि डॉक्टर फास्टस का इपिलॉग भी माना जाता है। इसमें फास्टस की जो असामयिक मृत्यु हो गई है उसके बारे में कहा गया है। कट द ब्रांच दैट माइट हैव ग्रोन फुल स्ट्रेट
and burned is Apollo's laurel bow that sometime grew within this learned man. Thank you.